all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो फाइनली इतने टाइम बाद आई एम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर से। तो सबसे पहली बात, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। कैसे? ब्लड के थ्रू, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। बट यही सेम चीज़ हम लोग प्लांट्स में नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। तो अब उनको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने पूरे प्लांट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ कि किस तरीके के चीज़ों को हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है। आप खुद सोचो, हमको प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। एक तो पानी, ऑब्वियस सी बात है, जो रूट से लेकर के आएगा। दूसरा मिनरल्स, वो भी रूट्स लेगी। तीसरा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दोनों। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, यानी कि उनके हार्मोन्स काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो वो खुद बना रहे हैं, वो रूट्स नहीं ले रहे, वो खुद बना रहे हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमारे अंदर भी तो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी ऐसा होता है। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है प्लांट्स को। क्या क्या? वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और PGRs यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दो तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो कोई एक चीज़ को छोटी सी जगह पर ट्रांसपोर्ट होना है कि भाई मुझे इतना सा ही रास्ता कवर करना है और ज़्यादा नहीं, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। लेकिन अगर उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक सब जगह तक मतलब पूरा लॉन्ग डिस्टेंस जाना, तो दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या हो सकता है कि जैसे एक सेल से दूसरे सेल तक, खुद के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस तरीके से छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, नीचे से लेकर के हम ऊपर तक जाएंगे या ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएंगे, जिसकी बात हम आगे इस चैप्टर में करेंगे। तो आपको मतलब चैप्टर का मतलब हमें पढ़ना क्या है वो तो समझ में आ रहा है ना, कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, या हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, या क्या NCERT में दिया है ना। तो ये तो समझ में आ गया बेसिक चीज़ें। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले क्लासीफाई करेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। जैसे मैंने बोला, एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, बुक निकालो और चालू करते हैं। बहुत शोर हो रहा है। चलो, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके का होता है? अभी मैंने बोला आपको दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब छोटी जगह जाना है तो शॉर्ट डिस्टेंस, बड़ी जगह जाना है तो लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में या तो सेल मेम्ब्रेन या सेल टू सेल, यानी कि इंट्रासेल्यूलर, जिसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। दूसरा, हमको आगे हम ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन खाली ऐसे इन जनरल आपको ओवरव्यू बता दूं कि सेल से सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना होता है तो एपोप्लास्ट, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू कराना होता है तो उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस हमको कराना हो तो वो दो तरीके से करा सकते हैं। या तो हम उसको ऑस्मोसिस से करा सकते हैं, या तो सबसे ईजी डिफ्यूजन। जितने भी डिफ्यूजन होते हैं प्लांट के अंदर, वो सारे के सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही होते हैं। डिफ्यूजन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कराता। प्लस डिफ्यूजन बहुत सारे शॉर्ट, मेजरली मतलब हम लोग बात करेंगे कि डिफ्यूजन ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इनफैक्ट आपके NCERT में शायद ऐसी लाइन भी लिखी है कि डिफ्यूजन इज द ओनली वे ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ठीक है, आगे हम बढ़े तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पैसिव, जिसमें हमको ATP की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा एक्टिव, यानी जिसमें हमको ATP की ज़रूरत है। ये बेसिक है, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। पैसिव में दो आते हैं, एक डिफ्यूजन प्लस इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगा, और दूसरा ऑस्मोसिस। और एक्टिव में तो एक्टिव है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेनली जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ठीक है। जाइलम, ये चीज़ याद रखना, जो जाइलम है वो
ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा, यानी कि नीचे रूट से लेकर के ऊपर प्लांट में। सो दिस विल बी यूनिडायरेक्शनल। सिमिलरली नहीं, डिसिमिलरली फ्लोएम दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो नीचे के ऊपर भी, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। तो आप इसको बाई डायरेक्शनल बोल सकते हो, या फिर आप कितनी जगह पे देखोगे उसको मल्टी डायरेक्शनल भी बोला हुआ है, दोनों सही है। इसमें यूजुअली हम वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं ऐसा नहीं, बट यूजुअली वाटर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और इसमें यूजुअली फूड का जो खाना होता है प्लांट्स का, ठीक है। अब जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट से लेकर के होता है प्लांट के कोई भी पार्ट तक जहाँ तक हमको जाना है। फ्लोएम में क्या होता है, सोर्स से सिंक। मैं क्यों ऐसा सोर्स और सिंक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं बताती हूँ। सोर्स मतलब जहाँ पे वो चीज़ बन रही है, सिंक मतलब जहाँ पे हमको वो चीज़ चाहिए, ऐसी प्लांट का पार्ट जहाँ पे हमको वो चीज़ की ज़रूरत है, हमको वो पार्ट, वो चीज़ हमको स्टोर करके रखनी है, उसको हम सिंक बोलते हैं, ठीक है। सोर्स यानी मान लो हमारा रूट, सिंक यानी मान लो हमारी लीफ, ये एक कंडीशन है। दूसरा, अब वो लीफ अगर सेनेसेंस कर रही है, यानी कि अब वो लीफ को मरना है, उसको ड्रॉप डाउन होना है, तो अपना सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो लेके नहीं डूबती है, लेके नहीं मरती है, लेके नहीं गिरती है। तो वो क्या करती है कि लीफ जो है वो अपना जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर बचे होते हैं वो अपना त्याग देके किसी और को दे देती है। तो इस सिचुएशन पे, सेनेसेंस के टाइम पे यानी कि डेथ के टाइम पे, लीफ ने क्या किया, लीफ वो खुद एक सोर्स बन गई कि ठीक है मैं तो मर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का, तो तुम ले लो। लीफ मर गई तो लीफ ने अपने सारे न्यूट्रिएंट्स दे दिए मान लो दूसरी लीफ को, लीफ नंबर 2 को। तो अब लीफ नंबर 1 जो है वो सोर्स बन गई, लीफ नंबर 2 जो है वो सिंक बन गई। तो इस तरह से सोर्स सिंक चेंज होते रहते हैं। तो ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी हुआ एक एग्जाम्पल इसका। सिंक मतलब वो जहाँ पे हमको न्यूट्रिएंट है वो चीज़ हमको स्टोर कर रखनी है, और सोर्स मतलब जहाँ से वो जा रही है। यूजुअली ये सेनेसेंस के टाइम पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का 2 पार्ट्स है। तो चलो अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के बारे में आपको 4 बातें बताऊं, 4 बातें तो नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है, पर जितनी बातें जितनी सुननी है सुन लो, है ना। डिफ्यूजन सबसे बेसिक, अगर डिफ्यूजन को अगर आपको रिलेट करना है तो सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लास, उसके अंदर पानी, उसके अंदर आप डालोगे इंक। ये सेम टू सेम हम 10th स्टैंडर्ड मतलब बचपन में पढ़ते हैं सेम एग्जांपल, पर डिफ्यूजन को समझने के लिए ये सबसे ईजी है। ग्लास, पानी और इंक का एग्जांपल, तो वो जो कर रहा है वो क्या है, डिफ्यूजन। जो इंक जो पानी के अंदर फैल जाएगी वो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। मतलब तो वो ये है कि कोई भी एक सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट या कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो होता है डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये एक पैसिव है, क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, और जब भी हाई से लो जाता है दैट मीन्स इट इज़ अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जा रहा है तो डाउन हिल जा रहा है। ऐसे याद रखो कि यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये क्योंकि नीचे जा रहा है तो दैट इज़ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलवेज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, और दिस इज़ द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ओनली मीन्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा कि गैशियस एक्सचेंज करता है या गैशियस ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। ऐसे तो कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो तो उसको डिफ्यूजन हम बोल सकते हैं, बट प्लांट्स के अंदर जो डिफ्यूजन हो रहा है वो यूजुअली या मैक्सिमम टाइम्स गैशियस ट्रांसपोर्ट ही होता है। ये एक बात याद रखना। फिर एक और चीज़, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। अब इसका मतलब क्या होता है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जो चीज़ लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करती है मतलब जब लिविंग चीज़ होगी तभी वो चीज़ होगी, यानी कि डिफ्यूजन अगर लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है इसका मतलब लिविंग सिस्टम के अलावा भी दूसरी जगह होता है। जैसे कि
एक बकेट आप रखोगे, उसके अंदर भी डिफ्यूजन होगा, तो वो लिविंग बीइंग पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो कभी भी हो सकता है। सो दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं डिफ्यूजन के। डिफ्यूजन के कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है, पहले उसकी बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर हम लोग कोई भी चीज़ पानी के अंदर डाल रहे हैं, पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो जल्दी से पूरे पानी में फैल जाएगा। जबकि अगर कोई ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल है ही नहीं या कम है, तो वो जल्दी डिफ्यूजन नहीं कर पाएगा। अगर हम साइज़ की बात करें तो अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा हुआ तो उसको डिफ्यूजन करने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। also inversely proportional to density of particle, also inversely proportional to density of medium। पार्टिकल या मॉलिक्यूल अब सेम हुआ, देखो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो उसको डिफ्यूजन करने में तकलीफ होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसका साइज़ बड़ा है। सिमिलरली डेंसिटी अगर पार्टिकल की ज़्यादा है तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए दोनों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों डेंसिटी और साइज़ ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, क्योंकि ये साइज़ में बड़े होते हैं, ये डेंसिटी में बड़े होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगेगा। डेंसिटी ऑफ मीडियम इससे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ज़्यादा हिंड्रेंस लग रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो वो स्लो डिफ्यूजन हुआ। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलग ही नशे चल रहे हैं। चलो बैक टू आवर क्लास, थैली को इग्नोर करते हैं। डिफ्यूजन हम लोग ने पढ़ लिया कि वो क्या होता है। सबसे पहले तो कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना होता है कोई भी सब्सटेंस को, तो वो डिफ्यूजन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट्स के अंदर यूजुअली होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम। एक सेल से दूसरी सेल पे ट्रांसपोर्ट करना हो, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है तो एक सेल से दूसरी सेल पे जाके ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो वो डिफ्यूजन करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, तो कुछ फैक्टर्स ये है, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी, ये तीन चीज़ें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन है। तीन चीज़ जो दो डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी, सॉल्यूट की डेंसिटी और एक मीडियम की डेंसिटी, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये तीन चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और सॉल्युबिलिटी ये तीनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफ्यूजन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी के एक सब पार्ट पे जो कि है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी उसको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, खाली एक सिंपल डिफ्यूजन से उसको काम नहीं चल रहा, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मत लिख के आना, गलत है। चलो अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ये हमारा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। इसको हम पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा है ना ड्राइंग क्लास करते हैं, जो कि है सेल मेम्ब्रेन की। तो मैं अकेली नहीं बना रही हूँ, होप सो आप लोग भी बना रहे हो। इसकी इतनी जल्दी इंक खत्म कैसे हो जाती है? फिर से भरनी पड़ेगी। ये हर गोले के दो दो कांटे। एक और अंडा बनाऊं क्या?
बना देते हैं, बिकॉज वाई नॉट। अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि मैंने क्या बनाया है, तो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ये जो है ये लिपिड है पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो अंडे अंडे बनाया है मैंने, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यही है जो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का राजा है। अब लिपिड बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड भी, उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक इसका बाहर का अंडा वाला पार्ट और एक इसका अंदर का कांटो वाला पार्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं पहले बड़ा कर देती हूँ, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने ऊपर वाला बड़ा किया है, बड़े कन्फ्यूजन होंगे नहीं तो। ठीक है, ये है लिपिड का हेड और ये है इसकी टेल। तो जो हेड होता है और जो टेल होती है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है जो होता है हाइड्रोफिलिक, और एक होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब फिलिक यानी लविंग, तो और हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर नॉट लविंग, वाटर हेटिंग, जो भी है। तो जो इसका हेड होता है, जो बाहर की साइड होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक। अंदर की साइड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब ये है ना, मैं जब पढ़ती तो मुझे तो बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि कौन सा फिलिक है कौन सा फोबिक है। तो पता है मैंने क्या सोचा कि ये तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे लिपिड के थ्रू नहीं करने देता, यानी अल्टीमेटली तो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। जब पानी इधर आता है उसको लगता है ओ हो ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ये तो हाइड्रोफिलिक है, मैं आराम से इसके थ्रू चला जाऊँगा, मेरे को नीट पास करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाइड्रोफिलिक है, आराम से यहाँ से पास हो जाऊँगा। फिर जैसे ही वो 11th स्टैंडर्ड में आता है, जैसे ही वो लिपिड के पास आता है, तो उसको पता चलता है कि अंदर कितनी तकलीफ़ें हैं, अंदर तो हाइड्रोफोबिक है, तो बहुत तकलीफ़ है ज़िंदगी में, ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं है। तो अंदर वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक, बाहर वाला हाइड्रोफिलिक। रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना, हमें भी ऐसा लग रहा है आके। चलो, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। ये टेल है और ये हेड है। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ के थ्रू होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है। इसके थ्रू नहीं होता है, इसके थ्रू होता है। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूछेंगे एग्जाम में, और क्यों। ये डायग्राम बनाओ फिर आगे पढ़ते हैं। सुंदर लग रही है ड्राइंग, नहीं? अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, जैसे कि डिफ्यूजन में था, क्योंकि इसी का भाई थोड़ा एडवांस हुआ है यार, फैसिलिटेटेड यानी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ है, बाकी काम तो सेम ही कर रहा है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। दूसरा, इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, और तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत आसान होता है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसका मतलब वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, यानी डाउन हिल जा रहा है। सिमिलरली डिफ्यूजन में भी ऐसा था। डाउन हिल का अपोजिट होता है अप हिल। अप हिल यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। ये चीज़ कब होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसमें डिफ्यूजन में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाई टू लो जा रहा है। हाई टू लो का मतलब डाउन हिल, ऐसे। तो क्या क्या बोला मैंने इसमें, मैं भूल भी गई, वापस बोलती हूँ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, इसका मतलब वो पैसिव होता है। ठीक है, पैसिव है, इसका मतलब डाउन हिल मूवमेंट है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन होनी है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन होनी है। तो मान लो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। पर मान लो कि इधर है बहुत सारे Na+, ठीक है,
पर ये जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिक होता है, मतलब ये सिर्फ K+ का ट्रांसपोर्ट करता है मान लो। तो ये Na+ अगर इधर कितने भी ज़्यादा हो तो ये Na+ का ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला। यानी कि जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है कि जो प्रोटीन जिसके लिए बना है वो वही लेके जाएगा। अगर ये प्रोटीन भाई साहब अगर Na के लिए नहीं K के लिए बने हैं तो वो ये Na अंदर नहीं लेके जा रहे, तुम जितना भी वहाँ पे बढ़ा लो। या फिर अगर ये Na के लिए ही बने होते तो Na फिर जाते अंदर। एक और कंडीशन, ये Na के प्रोटीन्स है, यानी Na क्या कर रही हो, सोडियम के प्रोटीन्स है, यहाँ पर सोडियम की कंसनट्रेशन नहीं है उतनी, यानी यहाँ ज़्यादा यहाँ कम ऐसा ग्रेडियंट नहीं बन पा रहा है तो वो नहीं जाएगा। 2 कंडीशन होने ज़रूरी है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनना ज़रूरी है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये अपने मतलब के लोगों को ही आने देगा, नए लोग नॉट अलाउड। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने पढ़ी, एक स्पेसिफिक होता है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तीसरा जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है सैचुरेशन इफेक्ट। मैं लिखूँ क्या? डाउनहिल मूवमेंट यानी पैसिव। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा क्या पढ़ा? बस इतना ही पढ़ा ना। डाउनहिल होता है, पैसिव मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, स्पेसिफिक होता है। और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेशन इफेक्ट। ये क्या होता है? सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट करते करते अगर एक ऐसा पॉइंट हो गया, मतलब तुम रुक जाओ, ओके, हाँ, ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे हम क्या करेंगे कि एक Na का मॉलिक्यूल है इधर जो इधर से इधर आ रहा है। अब हम Na के मॉलिक्यूल्स अगर ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, अगर हम कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट तक। मतलब तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब तुम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो उसकी लिमिट है कि भाई एक बार में इतना ही निकाल सकता है, वो उसकी लिमिट है कि वो इतने ही Na ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अब तुम जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, दैट विल नॉट अफेक्ट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वो एक लिमिट तक ही होता है। पहले जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो करेगा, फिर एक लिमिट के बाद तुम जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। अब एक और बात कि जो लिपिड होता है वो एम्फीपैथिक होता है। लिपिड जो होता है वो एम्फीपैथिक होता है, यानी कि उसके अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक उसका हेड और उसका टेल। ठीक है, ये 4 पॉइंट पढ़े हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एक और पॉइंट की मैं बोलूँ कि इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर। पता है हम लोग एंजाइम पढ़ते हैं, उसमें हम कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, बंद क्यों नहीं हो रहा यार, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ते हैं। बस सिमिलर केस यहाँ पे, ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन, जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें हम कोई भी इनहिबिटर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज डिफ्यूजन इज़ नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही कि वो ATP नहीं चाहिए क्योंकि डाउनहिल मूवमेंट है, स्पेसिफिक है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है, इम्पॉर्टेंट। और बस इसके अलावा एक और चीज़, पोरिन की अगर हम बात करें तो पोरिन क्या होता है? सबसे पहली बात तो पोरिन्स क्या होते हैं? यूजुअली पोरिन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ बैक्टीरिया और प्लास्टिड, इन सब चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा चैनल बन जाता है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं पोरिन। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है जो होता है वाटर चैनल हैव 8 एक्वापोरिन्स। वाटर चैनल में कितने होते हैं? 8 एक्वापोरिन्स, याद रखना है इसको। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है कि ये हमारी एक सेल मेम्ब्रेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यू हो रही है, ये भी नीचे वाला पार्ट क्योंकि बायोलिपिड है,
थोड़ा समय लगता है यार कांटे बनाने में। तो अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आया, जो भी सब्सटेंस है यहाँ पे आया, इसके साथ अटैच हुआ। फिर ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसने क्या किया, फ्लिप किया। तो अब फ्लिप करने की वजह से ऐसे था, इस पे ये सब्सटेंस अटैच था, अटैच हुआ जैसे सब्सटेंस इसने ऐसा फ्लिप कर दिया, तो अब क्या हुआ, सब्सटेंस नीचे की तरफ आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। तो बाहर से कहाँ आ गया, अंदर। तो ये एक टाइप ऑफ पोरिन हुआ, जो सेल के अंदर यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और बैक्टीरिया, इनके अंदर जो भी चैनल हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोरिन। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वाटर चैनल के अंदर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन होते हैं। इतना ऐसे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज़ें याद रखना, डिटेल में इसमें जाना है, उसमें नहीं, ठीक है ना। इसको लिखो। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट वगैरह। मैं क्या सोच रही हूँ, इसको मिटाते नहीं है, यहीं लिख देते हैं। सुंदर नहीं लग रहा है यार ये बिल्कुल भी। हाँ, ये एक और दूसरा और ये तीसरा। अब इस जो कंडीशन है, इसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो एक सब्सटेंस है जो ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। ये है हमारी कंडीशन ए। एक जो सब्सटेंस है वो यहाँ से यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा सब्सटेंस है वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है। ये है हमारी कंडीशन बी। अब मेरा ब्लू मार्कर ब्लैक होता रहा है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये है हमारी कंडीशन सी। अब किधर लिखूं? तो कंडीशन ए, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक मॉलिक्यूल एक ट्रांसपोर्ट यानी यूनिपोर्ट। यूनी यानी वन, ठीक है। यूनी यानी यूनिवर्सिटी नहीं, यूनी यानी वन। जो एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, सिंगल, ठीक है, तो यूनिपोर्ट। अब इस कंडीशन में क्या है, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, तो बाईपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्ट। क्यों इसको सिम्पोर्ट बोलते हैं और क्यों इसको बाईपोर्ट नहीं बोलते वो मैं अभी बताती हूँ। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स है जो सिमिलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक साथ सेम डायरेक्शन। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि ये अपोजिट जा रहे हैं इसलिए इसका नाम हो जाता है एंटीपोर्ट। अब एक का नाम एंटीपोर्ट है तो दूसरे का नाम सिम्पोर्ट होना ज़रूरी है ना, इसीलिए इसको सिम्पोर्ट, इसको एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट यानी दो मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं और एंटीपोर्ट यानी एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। यूनिपोर्ट यानी सिंगल डायरेक्शन, सिंगल सब्सटेंस, इतना ही है इसमें। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट में, सिम्पोर्ट में दोनों एक ही डायरेक्शन, एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन और यूनिपोर्ट पे सिंगल और सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। अब डिफ्यूजन जो प्रेशर लगाता है, एक चीज़ अभी खाली सुन लो, इसको हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे। डिफ्यूजन करते समय जो प्रेशर लग रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो या लिख लो खाली एक लाइन, डिफ्यूजन जो प्रेशर लगाएगा उसको डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। आगे हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे। अब इसके बाद दो चीज़ हो गई, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब तो मिटा दूँ ना, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किस पे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव यानी एनर्जेटिक, एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब इसको एटीपी नीडेड, एटीपी चाहिए। तो अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था
कि एटीपी नहीं चाहिए, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन और पैसिव। अब हम उस सब चीज़ का एग्जैक्टली अपोजिट पढ़ेंगे। एटीपी नहीं, इसमें का नहीं, इसमें चाहिए। एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे माइंड ऑफ चला जाता है। एटीपी चाहिए होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसका मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये बाकी डिफ्यूजन से अपोजिट। वापस मैं बोलूँ, एटीपी चाहिए, अप हिल ट्रांसपोर्ट है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होता है? तो वो होता है मेम्ब्रेन, यार इसमें तो इंक ही नहीं है, मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, यानी कि ये भी प्रोटीन के थ्रू ही होता है। अब क्योंकि ये प्रोटीन के थ्रू होता है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जैसे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। और स्पेसिफिक के साथ साथ ये शो करता है सैचुरेशन इफेक्ट भी। सेम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा था, स्पेसिफिक होता है, सैचुरेशन इफेक्ट्स शो करता है, प्लस इट इज ऑल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ठीक है, सेम वही चीज़ जो हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ी थी इसमें हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये मोबाइल कैरियर प्रोटीन है इसलिए ये स्पेसिफिक होता है, सैचुरेशन इफेक्ट शो करता है और इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि चैनल और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। चैनल और कैरियर प्रोटीन। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि कब हम प्रोटीन बोल रहे हैं, कब हम चैनल बोल रहे हैं और कब हम कैरियर प्रोटीन बोल रहे हैं। चैनल का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको सीधा सीधा रास्ता प्रोवाइड कर दिया है, तो वो हमारा चैनल है। ठीक है, ये हमारा चैनल है। कैरियर प्रोटीन में क्या होता है अभी बताती हूँ, एक सेकेंड ना, थोड़ा मेरे को डायग्राम बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइंग कंपलसरी। ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे एक सब्सटेंस आया, कोई मॉलिक्यूल आया, इसने क्या किया, इसको अंदर ले लिया, और फिर उसके बाद उसको नीचे की तरफ दे दिया। ये है कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन और ये डायरेक्ट जो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है ये चैनल प्रोटीन से। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इतना कुछ नहीं है, खाली ये आपको चीज़ें याद रखना है कि मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन से होता है, एटीपी रिक्वायर्ड है, यानी डाउन हिल नहीं अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। और क्योंकि इसमें प्रोटीन यूज़ हो रहा है तो वो तीन सेम चीज़ें जो हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ते थे, यानी कि स्पेसिफिक होगा, सैचुरेशन इफेक्ट शो करेगा और सेंसिटिव टू इनहिबिटर, ये तीन चीज़ भी इसमें होगी। अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिसमें तीनों टाइप ऑफ हम लोग ने ट्रांसपोर्ट जो अभी तक पढ़े, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको क्लियर वे में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो किसी का इंतज़ार ना करें, मेरे साथ साथ टेबल बनाना शुरू कर दें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हम 6 टॉपिक के बेस पे हम बाकी जो तीनों मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, या उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, या उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, या उसको कुछ भी करें हम करेंगे, बस पढ़ेंगे।
अगर सीधी लाइन नहीं बन रही है तो ऐसा अज्यूम कर लो कि सीधी है। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। सबसे पहला हमने, भाई हाथ काले हो गए मेरे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? DIFF यानी डिफ्यूजन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एक्टिव नहीं, फैसिलिटेटेड। FDIFF फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मुझे लगता नहीं है तुम लोगों को ये समझ में भी आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, बट क्योंकि हमने पढ़ लिया इसलिए हमको पता तो है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं मज़ेदार काम। मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन में किस प्रोसेस के थ्रू या किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है? ऐसे ही नॉर्मली कोई भी सब्सटेंस है डिफ्यूजन कर दे रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। तो क्या उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए? नहीं, यूँ नहीं चलता है। इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए? नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चाहिए मेम्ब्रेन प्रोटीन? हाँ, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही तो हो रहा है ट्रांसपोर्ट, तो इसमें मैं क्या करूँगी? राइट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। मोबाइल कैरियर प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन, आप कुछ भी बोल लो, आपको जो अच्छा लग रहा है, जो सुंदर लग रहा है, जो बोलने में अच्छा लग रहा है वो बोल दो। तो मतलब इन दोनों में हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, हम हिल के ऊपर चढ़ेंगे तो वो अपहिल होगा, यानी कि अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। वो सिर्फ एक ही में होता है जो कि है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी सब में क्या होता है? डाउन हिल। तो इन दोनों में डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए इसमें मैंने रॉन्ग कर दिया, अपहिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ATP रिक्वायर्ड। ATP तब चाहिए जब हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कब चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसमें हमने राइट कर दिया। एक्टिव यानी एक्टिव यार, एनर्जेटिक, तो एनर्जी हमको ATP में चाहिए। डिफ्यूजन दोनों ही में हम लोगों को ATP की ज़रूरत नहीं है। ये राइट भी अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक है, इन दोनों में हमको ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टिव यानी कि वो प्रोसेस जिससे, जैसे फॉर एन एग्जांपल डिफ्यूजन, सब्सटेंस से सिलेक्टिव है? ऑब्वियसली नहीं, वो कोई भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन कर सकती है, तो नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिलेक्टिव है? हाँ, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो कोई भी सब्सटेंस को नहीं पास करा सकते, वो बहुत सिलेक्टिव होते हैं, जिसमें अभी मैंने इतना बोला तो वो सिलेक्टिव है। Na वाला Na को ही लेके जाएगा, पोटेशियम वाला पोटेशियम को ही लेके जाएगा। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सिलेक्टिव है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर नहीं भी भाई होनी चाहिए सिलेक्टिव, इतना एनर्जी हम अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग पैसा दे रहे हैं किसी को तो प्रॉपर काम होना चाहिए ना, तो सिलेक्टिव होना ही पड़ेगा। और क्योंकि प्रोटीन है तो सिलेक्टिव ही हो रही है, सिलेक्टिव भी होगी, सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी होगी, सैचुरेशन इफेक्ट भी शो करेगी, जैसा मैंने आपको बताया अभी लास्ट टॉपिक में। नेक्स्ट, इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब मैं इधर क्या कहना चाह रही हूँ? सेंसिटिव टू इनहिबिटर। सिंपल डिफ्यूजन क्या वो इनहिबिटर से सेंसिटिव होगा? नहीं, उसको क्या ज़रूरत है सेंसिटिव होने की, उसके पास तो कुछ प्रोटीन कुछ है भी नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दोनों सेंसिटिव टू इनहिबिटर होते हैं, बता चुकी हूँ मैं। सैचुरेशन यानी सैचुरेशन इफेक्ट शो करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन शो नहीं करेगा, और ये दोनों शो करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने भी ऐसा याद किया कि ये सब क्रॉस है, इसमें 2 क्रॉस है, बाकी सब राइट है, फिर देखना फ़ोन के अंदर से घुस के आके मारूंगी। ये याद रखने का तरीका है, क्रॉस राइट याद नहीं रखना, रॉन्ग राइट। ये याद रखना है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन किस में चाहिए, अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में हो रहा है, ATP किस में चाहिए हो रहा है, सिलेक्टिव है या नहीं, इनहिबिटर मतलब सेंसिटिव टू इनहिबिटर है या नहीं, और सैचुरेशन इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं। अब जो इतनी मेहनत करके टेबल बनाई है उसको मिटानी पड़ेगी, तो बना लो। इससे पहले मैं मिटाऊँ, इसको याद करने में दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये तो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें नहीं चाहिए, उसमें चाहिए। अपहिल ट्रांसपोर्ट तो उसी में ही हो रहा है, ATP भी इसलिए उसमें चाहिए। तीनों चीज़ एक के बाद एक जा रही है। अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये तीनों चीज़ नहीं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिलेक्टिव और इनहिबिटर, सैचुरेशन, ये चारों चीज़ साथ में ही हो रही है। जिसके पास प्रोटीन है वो ये 3 चीज़ कर ही रहे हैं, तो इन दोनों में ये चारों चीज़ में राइट आ रहा है। जो अपहिल है उसमें ATP चाहिए,
तो इन दोनों में आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं रब कर दूँ ना, शुड आई इरेज? अब कर ही रही हूँ, अब नहीं लिखा तो फिर। अब एक आखिरी हमारा रह गया है ऑस्मोसिस, जिसको हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। अब ऑस्मोसिस में मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को कितना पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इन जनरल। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले हम वो करें, हम कुछ और बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन कितने तरीके की होती है, क्या क्या होती है वो। तो पहले सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। बड़ा लिखूँ क्या? दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक होती है इम्परमिएबल, दूसरी होती इम्परमिएबल मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी होती है परमिएबल, यानी तुम्हारी जो मर्जी बैग में डाल के लेके जाओ। तीसरी जो होती है वो है सेमी परमिएबल। थोड़ा सा, मतलब कुछ ले जा सकते हो, कुछ नहीं ले जा सकते हो। चौथी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब कि बहुत सिलेक्टिवली काम करेगा, ऐसे जो मर्जी हो वो ले जाओ, जो मर्जी हो वो नहीं ले जाओ, ऐसा नहीं। उसकी मर्जी चलेगी, उसको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। आप सिलेक्टिव हो इंसान को चूज़ करने में? नहीं भाई, हमें तो कोई भी दे दो, हमें बस इंसान चाहिए बात करने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, ये दुख सबके साथ है। चलो अब बकवास बातें नहीं, काम पे आते हैं। हमको क्या करना है, हमको देखना है सॉल्यूट सॉल्वेंट। पहले सॉल्वेंट लिखूँ क्या और एग्जाम्पल? ठीक है। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम वाइट हो या ब्लैक हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम लंबे हो, तुम नहीं हो लंबे, तुम कुछ भी हो, तुम्हारे बाल है, तुम्हारे नहीं बाल है, तुम लोग खुश रहते हो, तुम लोग दुखी रहते हो, कैसे भी हो तुम आ जाओ, घर के अंदर घुस जाओ। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को आने देती है। परमिएबल, ओ शिट, इम्परमिएबल यानी दोनों को नहीं आने देती। बस इतना सारा भाषण जो गलत निकला। परमिएबल वाली दोनों को आने देती है। जो भी मैंने इतना सारा बोला ना, वो सब परमिएबल के लिए तुम लोग रख दो, ठीक है ना। परमिएबल यानी कोई भी तरीके के मॉलिक्यूल को वो पास होने दे रही है तो वो परमिएबल है। अगर किसी भी तरीके की मॉलिक्यूल को पास नहीं होने दे रही है तो वो इम्परमिएबल है। मतलब ये दोनों को बिल्कुल ऐसे बायस नहीं है किसी के थ्रू, ठीक है। नो पार्शियलिटी अलाउड, या तो किसी को भी नहीं आने देगी इम्परमिएबल, या तो सबको आने देगी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आने देगी, ठीक है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देगी, सॉल्वेंट को आने देगी। सेमी परमिएबल मतलब आधी चीज़ें आने दे रही, आधी चीज़ें नहीं आने दे रही। सिलेक्टिव परमिएबल, सॉल्यूट वाले मॉलिक्यूल्स जो है उसको सिलेक्टिवली अंदर आने देगी, मतलब सब नहीं आ सकते, कुछ कुछ लोग ही आएंगे अंदर, वो भी उसकी मर्जी होगी, वो उसको कितने लोगों को पास करना है। सॉल्वेंट वाले कोई भी आ सकते, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से, इम्परमिएबल वाले किसी को नहीं आने देंगे, परमिएबल वाले सबको आने देंगे, सेमी परमिएबल सॉल्वेंट को आने देंगे, और सिलेक्टिवली परमिएबल सॉल्यूट को भी सिलेक्टिवली आने देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी बात करो तो इम्परमिएबल में क्या आता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसको हम यहीं पे ही आगे पढ़ेंगे कि ये सेल है, आगे आगे जाता है तो आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप आता है, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्ट आगे नहीं हो पाता, तो सबको एक ही ट्रांसपोर्ट एंटीपोर्ट फॉलो करना होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो बिल्कुल ही इम्परमिएबल होती है। परमिएबल कौन है? सेल वॉल, जो जिसकी मर्जी आओ बस आओ, तो परमिएबल। सेमी परमिएबल वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है,
जैसे हम लोग हमारे घर में यूज़ करते हैं मसलिन क्लॉथ, वो सेमी परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल हमारी सेल मेम्ब्रेन। हमारी सेल मेम्ब्रेन को बहुत नखरे हैं, बहुत हाई फाई लड़की है, नहीं लड़का भी हो सकता है, हाई फाई लड़का है। तो ये टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ मेम्ब्रेन हटाऊंगी, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक आइसोटोनिक। हाइपो यानी कम, टॉनिक यानी कंसंट्रेशन। हाइपर यानी ज़्यादा, टॉनिक यानी कंसंट्रेशन। आइसो यानी इक्वल, टॉनिक यानी कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा सा बीकर है, जिसके अंदर हमने एक सेल रख दिया। अगर इस सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस पानी से, मान लो इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टिचिक 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 करके सॉल्यूट बना दिए, तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस कैसे होगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में होता है। तो इसका मतलब यहाँ मैंने क्या बोला, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन होता है। इसका मतलब कि जो भी पानी है वो बाहर से अंदर आएगा। सो दिस इज एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, बाहर से पानी अंदर आया, एंडो ऑस्मोसिस, और सेल इसकी वजह से बल्ज हो जाएगी, बहुत मोटी सी मोटी हो जाएगी। अगर जस्ट इन केस मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि ये हमारी सेल है और हमने कंसंट्रेशन को बाहर बहुत ज़्यादा रख दिया, हमने सॉल्यूट के टिचिक टिचिक जितने भी है वो बाहर बनाए, तो पानी बाहर आएगा, क्योंकि पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम आता है। तो ये एक्सो ऑस्मोसिस हुआ, यानी कि पानी सारा बाहर आ गया। इसमें एंडो ऑस्मोसिस हुआ, इसमें एक्सो ऑस्मोसिस हुआ, यानी सेल श्रिंक हो जाएगी। अगर हमने ऐसा कुछ सेल लिया जिसका टिचिक टिचिक 1 2 3 4 5 और इसका टिचिक टिचिक सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, और जो जिधर है वो उधर ही रहेगा, सब अपने में खुश है, कोई किसी को चिंता नहीं है, आइसोटोनिक मजे कर रहे हैं। एंडो ऑस्मोसिस कब होगा, जब ये जो सॉल्यूशन है ये है हाइपोटोनिक। ये एक्सो ऑस्मोसिस कब होगा, जब सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। ठीक है, अंदर का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर का जो कंसंट्रेशन वो कम है, तो बाहर से अंदर आएगा, यानी एंडो ऑस्मोसिस। अंदर की तरफ एंडो ऑस्मोसिस, बाहर की तरफ आ रहा है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। जिस जगह पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा है। तो इन जनरल अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में, ये वाला जो कंसंट्रेशन है वो कम है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसे ओवरव्यू देखेंगे तो ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल से लेकर के ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे जाएगा, ये होता है ऑस्मोसिस। ये क्या हुआ, डाउन हिल मूवमेंट हुआ, क्योंकि वाटर यहाँ ज़्यादा है, वाटर यहाँ कम है, तो वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, मज़े कर रहा है, डाउन हिल मूवमेंट है, खुश रहो, ज़िंदगी ऐश करो। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब ऑस्मोसिस क्या है ना, हमारे ऑस्मोसिस भाई साहब है ना, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करते हैं। एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट। अब जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में, कि वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट अगर आपको समझना, मैं 2 सेकेंड में वहाँ पे वापस आती हूँ, उससे पहले हम समझ लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी, ये वो ओपी नहीं है जो आप सोच रहे हो। वैसे उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, osmotic pressure is the pressure applied against the osmosis.
ऑस्मोसिस के अगेंस्ट जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको समझने के लिए हम वही घिसा पीटा सा एक्सपेरिमेंट समझेंगे जो पता नहीं कौन कितने बरसों से चलता आ रहा है, हम फिर भी वही समझेंगे, ठीक है। चलो हमारी ज़िंदगी शुरू करते हैं। ये है एक पिस्टन जिसकी वजह से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ये है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इसके। इन दोनों के बीच में एक सुंदर सी लड़की होनी चाहिए जिसका नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बगैर हमारा ऑस्मोसिस कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएगा, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना चाहिए आइडियली। बट क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया हुआ है हम लोग ने, तो मान लो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी। अब थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं सेकेंड टाइम तो ये कम हो जाती है, यानी पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे, जो कि नहीं जाना चाहिए था आइडियली। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा है। तो जिस भी टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे जितने भी थ्रेशहोल्ड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। इसका मतलब ये जो हुआ हमारे साथ, जो धोखा हुआ उल्टा जाने का पानी के, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वही है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी, ये किस में कैसा होता है हम वो पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा होता है हेलोफाइट में, फिर होता है मीजोफाइट में, सॉरी ज़ीरोफाइट में, फिर होता है मीजोफाइट में, फिर होता है हाइड्रोफाइट में। ये हमारा पहला कंडीशन है। हेलोफाइट में क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जो सॉल्ट की सिक्रीशन करते जा रहे हैं। अगर सॉल्ट की सिक्रीशन करते जाएंगे तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो सॉल्ट प्रेजेंट है उससे ज़्यादा सॉल्ट अंदर की तरफ होगा, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, कि वो खुद ब खुद ही सॉल्ट निकालता जा रहा है, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी सेम वही बात थी। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ओपी, तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि वाटर का जो मूवमेंट होता है इट ऑकर्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, लो ओपी टू हाई ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वाटर का मूवमेंट ऑकर्स फ्रॉम लो ओपी टू हाई ओपी, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एक और बात, आर्टीप्लेक्स है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपी होता है, ठीक है, आर्टीप्लेक्स के अंदर। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो दिन के टाइम पे जो ओपी होता है उसमें वो ज़्यादा होता है फ्रॉम नाइट टाइम। कुछ भी लिख रही हूँ मैं, हाँ अब ठीक है। दिन के टाइम पे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि दिन के टाइम पे दो चीज़ें हो रही है, एक ट्रांसपिरेशन और एक फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है कि पानी जो भी है वो बाहर निकलता जा रहा है, तो पानी बाहर निकलता जा रहा है, इसका मतलब अंदर जो सॉलिड की कंसंट्रेशन है वो अल्टीमेटली बढ़ रही है। जितना ज़्यादा सॉलिड की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड की कंसंट्रेशन, ये याद रखना। तो जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सॉल्यूट ज़्यादा कब होगा, जब ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, अगर पानी बाहर जा रहा है तो अंदर सॉल्यूट रह रहा है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है। इसका मतलब सॉल्यूट बनता भी जा रहा है, पानी निकलता भी जा रहा है। तो हम एंड में जो देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, प्लांट के अंदर सॉल्यूट बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए डे टाइम में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम। तीसरी चीज़, सोर्स में ज़्यादा होता है फ्रॉम सिंक, ठीक है।
सोर्स में ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। सोर्स में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों मैं बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सोर्स में, वहाँ से गया सिंक में बना सुक्रोज, जो कि एक होता है, फिर आगे फॉर्म होता है स्टार्च। ये मैं लिख देती हूँ ताकि सुंदर लगे, ताकि आपको समझ में आए। ग्लूकोज फ्रॉम सोर्स इट विल गो टू सिंक एज सुक्रोज and it will later on form starch. अब starch is osmotically inactive, इसका मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं होगा, ज़ीरो, और ग्लूकोज का कुछ तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसीलिए ग्लूकोज जो एक सोर्स में है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू स्टार्च वाला, क्योंकि उसका कोई ऑस्मोटिक प्रेशर ही नहीं है। अगर कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, ज़ीरो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अल्टीमेटली सोर्स का तो ज़्यादा ही हुआ ना ऑस्मोटिक प्रेशर। सिमिलरली मैं बात करूँ लीव्स, तो लीव्स का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मोर देन रूट। एक लास्ट बचता है इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको समझने के लिए मेरे को बॉर्डर अप करना पड़ेगा, तो पहले ये लिख लो। इसमें एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, यहाँ पे जो सोर्स है वो सुक्रोज है और जो सिंक है वो स्टार्च है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ बट स्टिल। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर है और एक NaCl मान लो, या MgCl2, तो किसका ज़्यादा होना चाहिए? NaCl का ज़्यादा होना चाहिए शुगर से, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इतना तो आप लोगों को पता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इतना। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू InRT। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में, पर अभी जितना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा एक डब्बा है जिसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। ये A है, ये B है, ये C है। ढक्कन क्यों गिरता है बार बार? ओके, तो A में हमने क्या डाला? A में डाला हमने एक शुगर का मॉलिक्यूल, 2 शुगर के मॉलिक्यूल, आप भी खुश हो जाओ। B में हमने डाला 2 NaCl के मॉलिक्यूल, C में हमने डाला 2 MgCl2 के मॉलिक्यूल। अब हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। उसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या लिखा मैंने, OP इज इक्वल टू InRT। इसमें R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, T जो होता है वो टेम्परेचर होता है, I यानी नंबर ऑफ आयन्स जो इसके अंदर होंगे या इस डब्बे के अंदर होंगे। ये तो क्या है लिखा हुआ है, इसके अंदर जितने आयन्स होंगे वो I होगा। N क्या होगा? N होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। R क्या होगा? कांस्टेंट। T होगा टेम्परेचर। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इधर और इधर और इधर ये दोनों जगह टेम्परेचर, और R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हम लोग तीनों जगह सेम रख रहे हैं। तो हमारे लिए अभी OP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IN, ठीक है। इतना समझे? हमने क्या किया, R तो कांस्टेंट ही है तीनों का, टेम्परेचर हमने तीनों का सेम रख दिया, तो OP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IN। I क्या है? नंबर ऑफ आयन्स। NaCl में कितने नंबर ऑफ आयन्स है? 2। MgCl2 में कितने नंबर ऑफ आयन्स है? 2 नहीं 3, 1 Mg और 2 Cl। शुगर में कितने नंबर ऑफ आयन्स है? 1 भी नहीं, 0, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगी 0 आयन्स, 2 आयन्स, 3 आयन्स, ठीक है। ये I हुआ सिर्फ, N अभी बाकी है। तो N क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मैंने जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ली इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? इसको यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि शुगर एक ही मॉलिक्यूल है। आई एम सो सॉरी, शुगर एक मॉलिक्यूल है, ये तो कंसीडर करेंगे ना, तो इसकी 1 कंसीडर करेंगे। NaCl 2 हो जाते, एक Na और एक Cl, तो इसकी 2 करेंगे। MgCl2 1 Mg और 2 Cl, तो 3। कोई भी अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी I 1 कंसीडर की जाती है। ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, जो भी है। अब N क्या है? सबकी 2-2 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। RT तो सबकी सेम ही है, और वैसे भी हमें कंपैरिजन करना है तो RT का इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ? 2RT, ये हुआ 4RT, ये हुआ 6RT।
इतना समझे? इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से बोलती हूँ, मैंने एक डब्बा लिया जिसमें 3 मैंने पार्ट कर दिए, ए बी सी, ठीक है। ए के अंदर मैंने डाला 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स, बी के अंदर डाला 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स, सी के अंदर डाला 2 MgCl2 के मॉलिक्यूल्स। कैसे डाला दैट इज़ नॉट द पॉइंट टू डिस्कस, बस डाल दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है OP = INRT। इसमें I क्या है कि कितने नंबर ऑफ आयन्स है, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। कैसे पता चला कि शुगर के अंदर तो आयन्स तो वो नहीं डिसोशिएट करता है ना। NaCl क्या है ना कि वो डिसोशिएट कर जाता है, NaCl विल डिसोशिएट इनटू Na+ एंड Cl-, है ना। तो NaCl 2 आयन्स फॉर्म कर लेता है, तो हमारे पास एक शुगर का मॉलिक्यूल है इधर, दो मतलब एक Na एक Cl, 2 शुगर के मॉलिक्यूल है। तो ये मैंने कैसे किया, फिर से मैं एक बार बताती हूँ। मैंने 3 लिए A B C, A में 2 शुगर के मॉलिक्यूल लिए, B में 2 NaCl के मॉलिक्यूल लिए और C में 2 MgCl2 के मॉलिक्यूल लिए। OP = INRT हमें पता है। अब तीनों में फॉर्मूला में रख दो। मैंने तीनों का टेम्परेचर सेम ले लिया, मान लो T, तो तीनों में T रहेगा, ठीक है। R तो कांस्टेंट है तो R रहेगा। अब हमको किसकी चिंता है, I और N की। शुगर का I क्या होगा, 1। क्यों? क्योंकि शुगर डिसोसिएट नहीं करेगा अपने आप को। शुगर क्योंकि डिसोसिएशन नहीं करेगा मतलब अपने आप को तोड़ेगा नहीं, इसका मतलब हम जब देखेंगे उसको तो वो एक ही मॉलिक्यूल है शुगर। NaCl डिसोसिएशन करेगा, एक NaCl टूट जाएगा 2, एक Na और एक Cl-, Na+ Cl-। तो जब हम ऊपर से देखेंगे, ऑब्वियसली हम नहीं देख सकते बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, उसको समझो। NaCl जब टूटेगा तो एक Na एक Cl होगा, हम जब देखेंगे तो हमें दिखेगा ओ ये तो 2 है, तो इसका डिसोसिएशन हुआ, इसका I क्या हुआ, 2। इसमें 2 आयन्स है, इसमें एक ही आयन्स है। MgCl2 में एक Mg का मॉलिक्यूल है और 2 Cl के मॉलिक्यूल है, यानी टोटल कितने आयन्स है, 3 आयन्स है। तो 1 2 3, तो I की वैल्यू हमें पता चल गई। N क्या, N मैंने खुद दिया है कि इसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए, इसमें 2 मॉलिक्यूल लिए, मैंने खुद से ही बताया N, तो उसकी जगह पे मैंने 2 लिख दिया। तो इसका अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, 2RT 4RT 6RT, ठीक है। 2RT और 6RT इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बड़ा है, 6RT। तो इसका मतलब किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, इसका। ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर का ही फॉर्मूला है ये, तो जिसका आंसर ज़्यादा आएगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो वो मैं लिखती हूँ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम है, ठीक है। इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत आई, फिर से बोलना चाहूँगी मैं। A B C लिया मैंने, A में मैंने शुगर डाला, B में मैंने NaCl डाला, C में मैंने MgCl2 डाला, सबके 2 मॉलिक्यूल्स। हमें फॉर्मूला पता है OP = INRT, ठीक है। इसको शायद पाई भी बोलते हैं, मुझे इतना याद नहीं है, देख लेना 12th में पढ़ाएंगे। तो INRT, इसमें T हमने टेम्परेचर मान लिया, T है, R हमारा कांस्टेंट है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। I और N का I और N का हमको कंसिडरेशन है। तो शुगर का I कितना होता है, I यानी डिसोसिएशन कितना हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। तो शुगर के अंदर कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल। ग्लूकोज शुगर के अंदर कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल। NaCl के अंदर कितने हैं, डिसोसिएट हो जा रहा है इसलिए 2। MgCl2 के अंदर 3। तो I की वैल्यू हमने 1 2 3 लिख दी। 2 2 2 क्या है, N है जो मैंने दिया हुआ है। अब अगर आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो N इसके सेम है, R इसके सेम है, T इसके सेम है, तो आप सिर्फ I से भी पता कर सकते हो कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। इसका I ज़्यादा है यानी 3, इसका 2, इसका 1, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है ना। समझने में आ रही है ना। तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल होगा कोई भी सॉल्यूट, कोई भी सब्सटेंस कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रेवल होगा। यानी कि ये लो है, ये हाई है, यहाँ से आ जाएगा। A और B के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो कौन सा लो है, ये लो है, ये हाई है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। B और C के कंपैरिजन में देखूँ तो B लो है, C हाई है, तो यहाँ से आ जाएगा। A और C के कंपैरिजन में देखूँ तो A लो है, C हाई है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा। अब समझे कि क्या बोल रही हूँ मैं कब से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट, ये मैंने बोला। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक जाएगा, वो भी बोला मैंने। इसमें मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू INRT।
हमने आई कैसे निकाला, कितने नंबर ऑफ आयन्स है उसके अंदर, कोई भी बॉक्स के अंदर, और एन कैसे निकाला वो तो मैंने खुद वैल्यू दी है क्योंकि उसकी मोलार कंसंट्रेशन बतानी है, जो मैंने खुद ही बताई है, क्वेश्चन में ही बताई है। तो आपको क्या करना था, सिर्फ ये बताना था कि कहाँ से कहाँ पे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा। इधर देखो, इधर 2 मैंने मॉलिक्यूल बनाए क्योंकि 2 RT है, इधर 4 है, इधर 6 है, तो कम से लेके ज़्यादा पे जाएगा। बस इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, एकदम सिंपल रखना है कि आई और एन कैलकुलेट करना है, जिसका कम आएगा वहाँ से लेकर के ज़्यादा पे जाएगा, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अलावा हम 2 प्रेशर और पढ़ेंगे, खाली एक लास्ट चीज़ पढ़ाऊँगी, इसको लिख लो, फिर मैं चेंज करती हूँ, आगे पढ़ाती हूँ। चलो अब हम लोग सिर्फ 2 टाइप के प्रेशर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर और दूसरा वॉल प्रेशर। आई गेस ये भी आप लोग ने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, कोई बात नहीं, इसमें दुख वाली कोई बात है ही नहीं। ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा नहीं है, लेकिन ठीक है, सेल है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, छोड़ो इसको रहने दो। चलो ये इनफ है। अब क्या होगा, 2 प्रेशर है हमारे पास, एक टर्गर प्रेशर है, एक वॉल प्रेशर है। तो हमको क्या पता करना है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है। जो भी प्रेशर यहाँ सेल का जो सैप है वो लगा रही है वॉल पे, सैप जो वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगा रही है उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। सेम प्रेशर, सेम इन मैग्नीट्यूड, बट जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज वॉल प्रेशर, जो वॉल सैप पे लगा रही है। गेटिंग माई पॉइंट, जो प्रेशर सैप वॉल पे लगा रही है, सेल सैप वॉल पे लगा रही है, क्या बोल रही हूँ मैं, सेल सैप, वो वॉल पे जो लगा रही है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और सेम इन मैग्नीट्यूड बट जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन वॉल प्रेशर भी हो रहा है, जो वॉल सेल सैप पे लगा रही है। ठीक है, अब 3 टाइप के प्रेशर हमने बात की, एक टर्गर प्रेशर, एक वॉल प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर है दैट इज डेवलप्ड बाय द सेल सैप टू द सेल वॉल। वॉल प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द सेल वॉल टू द सेल सैप। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमने पढ़ा दैट इज डेवलप्ड बाय द सॉल्यूट, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट। इन दोनों के हिसाब से दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। टर्गर प्रेशर बाय द सेल सैप, वॉल प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द सेल वॉल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द सॉल्यूट। एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि कोई भी फ्लैसिड सेल है, इसका मतलब वो सेल के अंदर बिल्कुल सेल सैप नहीं है, एकदम ऐसे सुकड़ी सी पड़ी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है उसको, वो फ्लैसिड सेल है। नाउ इट इज बिकमिंग पार्शियली टर्जिड। पार्शियली टर्जिड यानी थोड़ा थोड़ा उसने सेल सैप अंदर लेना शुरू किया। फ्लैसिड सेल मैं ऐसे बनाऊंगी, टर्जिड में मैं थोड़ा सा सर्कल करने की कोशिश करूंगी। ना फुल्ली टर्जिड सेल, मतलब अब पूरी खा पी के एकदम मस्त टून हो गई है, तो प्रॉपर फुल्ली टर्जिड। एक लास्ट है प्लाज्मोलाइज्ड, इसमें नो होप्स लेफ्ट, एकदम पूरी सेल श्रिंक हो चुकी है, डाई हो चुकी है। तो 4 मैंने कंडीशन बताया। फ्लैसिड सेल मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे सेल जो है उसके अंदर बिल्कुल सैप है ही नहीं, मतलब ना के बराबर एकदम होपलेस क्रिएचर, दैट इज फ्लैसिड सेल। पार्शियली टर्जिड मतलब एटलीस्ट इट इज ट्राइंग टू टेक इन सम सैप इनसाइड इट, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे है उसमें, खाना वाना थोड़ा बहुत खाया, दैट इज पार्शियली टर्जिड। फुल्ली टर्जिड मतलब मस्त एकदम खाना खा के बैठी हुई है, सेल से पूरा है। और प्लाज्मोलाइज्ड मतलब सेल इज कम्प्लीटली श्रिंक्ड, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो बस आज के लिए मैं सोचती हूँ कि इतना ही इनफ है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वाटर पोटेंशियल, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, वो सब पढ़ना। बट उसके पहले ये टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, तो क्या है एक बार वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी तो अच्छा रहेगा। और आपका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आप कोई मटेरियल से करते हो तो वो, नहीं तो रेफरेंस बुक से करना क्वेश्चन सॉल्व, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ऐसे टाइम टू टाइम अगर आप करोगे ना कि एक पोर्शन हो गया तो उसके क्वेश्चंस भी हो गए, फिर दूसरा पोर्शन हो गया उसके क्वेश्चंस हो गए, तो उससे क्या एक मोटिवेशन बनी रहेगी, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और नीट में सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा। नीट के लिए हम लोगों को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और बस अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।